because the matter has already been decided by the Karnataka High Court and it is sub judice before the Supreme Court of India. So we were basically trying to make an opinion कि किन चीजों पे एक discussion होना चाहिए, because ultimately the decision is going to be pronounced by Honorable Supreme Court of India. But from this healthy discussion and a very constructive discussion and debate, the things which basically which I believe that the things upon which the discussion should happen. There are certain questions which are very much important, especially when we are going to talk about the constitutionality or the spirit of the constitution. So I'm just going to conclude with certain questions which I personally believe that being the part of the legal fraternity, each of us should definitely think over it. एक इसमें पहला सवाल है, मोनिका मैम ने भी जैसे बार बार बोला और अंसारी साहब ने और कासमी जी ने भी बोला, when we are going to talk about the fundamental rights, द गोल्डन ट्रायंगल थ्योरी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 14 पे इक्वलिटी और 30 पे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी राइट की बात की गई है, तो क्या इस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? सो देयर इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल कि 14 इज द सुपीरियर मोस्ट, दैट इज द रीजन कि इसको सबसे पहले रखा गया है. एंड वी ऑल आर अवेयर दैट आर्टिकल 14 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. लेकिन यहाँ पे एक नया सवाल मेरे जो जहन में आया और मुझे लगता है हम सबको इस पर डिस्कशन करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और सेक्स और वॉट एवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई कम्युनिटी ये कहे कि उसको इक्वालिटी चाहिए ही नहीं, वो जहां पे है वो वहीं पे ठीक है, एंड इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड, बट मैं अपने लेवल पे संतुष्ट हूं, तो यहां पे सवाल ये उठता है कि इन दिस केस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड कम फॉरवर्ड to give protection to the progressive thought or the progressive approach, या regressive approach को हमें protect करना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक कल्ट आगे जाने के लिए तैयारी नहीं है. And I will take the example of सबरीमाला judgment. In सबरीमाला judgment जो petitioners थे वो लॉर्ड अयप्पा के believers नहीं थे, और जो believers थे उन्होंने petition फाइल ही नहीं करी थी. But in that case, the Supreme Court has taken otherwise view. उन्होंने बोला कि नहीं, the only dissenting opinion was given by Justice Indu Malhotra. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अप्रोच लगाई और उन्होंने बोला कि नहीं, women have right to enter in the Sabrimala temple. The matter is sub judice. I'm not going into the detail, but I'm just raising a question कि अगर आज एक स्त्री कहती है कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके साथ वो सती होना चाहती है और ये उसका चॉइस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसको फोर्स कर सकता है कि हम आपकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ और आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड? सो दिस इज, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा मेरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आगे डिस्कशन में आना चाहिए वो ये है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो हमारा ड्रेस होता है दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ. लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक अप्रोच बताई आपकी कि प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव अप्रोच में, अगर मेरी रिग्रेसिव अप्रोच या रिग्रेसिव थॉट है, तो क्या मुझे मेरे रिग्रेसिव थॉट्स के साथ रहने देना चाहिए? बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद द राइट ऑफ द रिसीवर्स, which is very much important, especially at the public places. राइट ऑफ द रिसीवर का मतलब ये है कि अगर मैं क्लास में क्लास ले रही हूं, तो एज अ टीचर क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके ये डिसाइड कर सकूं कि मैं प्रॉपरली अपनी बात को उन तक कम्युनिकेट कर पा रही हूं कि नहीं? या इवन अदरवाइज इन एनी पब्लिक प्लेस, आइदर द मैटर इज रिलेटेड विद द पुलिस फोर्सेज और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसीविंग एंड पे है, क्या ये उसका राइट है कि वो अगले की आइडेंटिटी के बारे में जाने कि वो किससे बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसके एक्सप्रेशन को देख करके वो ये रियलाइज कर सके? बिकॉज फेस, आई थिंक इट हैज इट्स ओन जुरिस्प्रूडेंस एंड इट हैज इट्स ओन वैल्यू. तो रिसीवर का कितना इंपॉर्टेंट राइट होता है? There is a lots of discussion over the essential religious practices. तो एक मेरे ख्याल से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर essential religious practices में सपोज, बिकॉज जब भी कोई रिलीजन डिमांड करता है तो हमेशा वो यही बताता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द essential religious practice of my religion, and it always happens, चाहे वो हम हिंदू ले लें, मुस्लिम ले लो या
जब हिंदुइज्म में भी मैरिज को रिफॉर्म करने की बात हुई थी या कोडिफाइड किया गया था हिंदू लॉ को, देन देयर वाज अ लॉट्स ऑफ रिसेंटमेंट कि दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन. बट ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, even if something is very essential, but that is going to be changed from one place to another place. So first thing कि definitely that is not essential. जैसे कि इसमें एक बड़ा important सवाल है कि there are many Muslim countries where it is not mandatory. तो अभी इकबाल अंसारी साहब ने भी बात किया कि ये चॉइस है, ये कंपल्शन है, ये क्या है, इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए. लेकिन जहाँ पे essential practice of religion में मान लीजिए अगर है भी, and that is in the conflict of the spirit of the constitution, then in a secular country, whether the spirit should be protected, the spirit of the constitution should be protected, or that essential practice should be protected, or so-called essential practice should be protected, that is in conflict with the constitutional morality. And I think the next question, which is very much important and which has come out from this discussion, ki conflict between religious identities and fraternity. Because once we go and read the preamble of the Indian Constitution, there is one term which is normally not taken care even by the judiciary, and that is the term of the fraternity. So are we going to encourage something at the public places which is emphasizing on creating identities? जैसे हमने कर्नाटका में देखा कि लड़के सैफ्रॉन पहन करके आए हैं, लड़कियां कुछ और पहन करके आई हैं, तो क्या हम आइडेंटिटी क्रिएशन को प्रमोट कर सकते हैं क्या? और अगर हम करते हैं, क्योंकि अगर एक ने आज कुछ किया तो कल दूसरा भी कुछ करेगा, फिर तीसरा कुछ करेगा, then in that circumstances how the very fundamental part of the Indian Constitution, and that is the fraternity part, how we will protect that? नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा सवाल किसी बच्चे ने पूछा था, लिबर्टी ऑफ चॉइस की बात की गई एंड चॉइस ऑफ लिबर्टी की बात की गई. तो यहाँ पे चॉइस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ये होगा कि चॉइस में जो हम ऑप्शंस चॉइस के देंगे वो ऑप्शंस भी फेयर एंड रीजनेबल होने चाहिए. और जिसको हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये उसकी खुद की चॉइस है या उसकी ग्रूमिंग को हमने इस तरीके से किया है कि उसके पास उसके अलावा हमने कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है. तो राइट टू चॉइस में right to have a fair choice, whether this is also something which is very essential and very much implied whenever we are going to talk about right to choice. And the last one, the second last one is when we are going to talk about the religious practices at public places, whether the no harm theory should be applied whenever we are going to claim anything which we are claiming that is the essential part of the religion. And the last question is कि अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एंड अकॉर्डिंग टू द 2006 में, एंड अकॉर्डिंग टू द सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली मुस्लिम कम्युनिटी इज वेरी बैकवर्ड. यहाँ पे भी किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा तो उनका स्कूल वो जा पाएंगी कि नहीं जाएंगी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच शुड बी डिस्कस. लेकिन इसमें एक सवाल और है, क्योंकि हमने देखा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट स्पेशली इन द इस्लामिक कंट्रीज, women have a great struggle किस चीज को लेकर के था कि इस पर्दा प्रथा से वो बाहर निकले. यहाँ पे we are going to allow such things in the schools. तो जो बच्चियां हिजाब नहीं पहनती हैं, क्या हम उनके ऊपर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको पहनने के लिए? और अगर हम करते हैं then basically ultimately that is going to be beneficial for them in the long run or not? That is also a very important question which basically this DDS is going to put before the court and before all the respected member through this forum. So I think all these questions, I request you all to think over it, because definitely when the matter is going to be raised or put before the Supreme Court, these questions are definitely going to be raised. And being the part of the legal academy and the legal fraternity, we all should think over it.